चंडीगढ़ की एक व्यस्त गली में निया अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। उसके माता-पिता का देहांत तब हुआ था जब वो और उसका छोटा भाई अर्जुन अभी किशोरावस्था में ही थे। ये एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन निया ने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एक छोटी से कमरे में बैग्स बनाने का काम शुरू किया। वो बैग खुद डिज़ाइन करती, खुद बनाती और फिर बाजार में बेचने के लिए जाती। शुरुआत में निया को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। वो दिन रात काम करती थी और अर्जुन भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसकी मदद करता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। निया के बैग्स का डिज़ाइन और गुणवत्ता लोगों को पसंद आने लगे और उसकी पहचान बननी शुरू हो गई। कुछ साल के बाद निया ने अपनी कंपनी निया क्रिएशंस की स्थापना की, जो अब पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसकी कंपनी में अब दर्जनों कर्मचारी थे और वो अपने बिजनेस का विस्तार करने की योजना बना रही थी। अर्जुन, जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, अब कंपनी का सह प्रबंधक था। दोनों भाई बहन ने मिलकर अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। इस समय किम वॉन नाम का एक मशहूर दक्षिण कोरियाई अभिनेता एक गुप्त छुट्टी के लिए भारत आया। उसे चंडीगढ़ की शांत माहौल और हिमाचल प्रदेश की हरी भरी वादियों में समय बिताने का मन था। किम वॉन ने अपनी असली मकसद को छुपाने के लिए इस यात्रा को गोपनीय रखा था, क्योंकि वो सिर्फ सुकून के पल बिताना चाहता था। उस दिन निया अपने छोटे भाई अर्जुन को एयरपोर्ट छोड़ने गई थी। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ यूरोप की यात्रा पर जा रहा था। एयरपोर्ट पर निया ने देखा कि एक आदमी परेशान नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। निया ने उसे पहचान लिया। वो किम वॉन था, वही अभिनेता जिसके बारे में उसने अनगिनत फिल्में देखी थी और जिसकी तस्वीरें उसने अपने कमरे में सजाई थीं। लेकिन निया ने अपने भीतर की खुशी को छुपाते हुए उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने किम वॉन से पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? किम वॉन ने संकोच करते हुए कहा, मेरा सामान चोरी हो गया है और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। निया ने तुरंत एयरपोर्ट अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनका सामान नहीं मिला। किम वॉन, जो पहले से ही इस अजनबी शहर में असहाय महसूस कर रहा था, निया की मदद से थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगा। निया ने उसे कहा, आप चिंता मत करें, जब तक आपका सामान नहीं मिल जाता, आप मेरे घर में रह सकते हैं। किम वॉन ने उसकी ईमानदारी और गर्मजोशी देखकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसे निया की एक अजीब सी सादगी और सच्चाई नजर आई, जो उसे बहुत प्रभावित कर गई। जब किम वॉन निया के घर पहुंचा, तो वो उस घर की खूबसूरती और भव्यता देखकर हैरान रह गया। ये घर किसी महल से कम नहीं था, लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक संघर्ष और कठिनाइयों से भरी कहानी छुपी हुई थी। किम वॉन को निया का व्यवहार और उसकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी लगी। उसने खुद को उस घर में सुरक्षित और आरामदायक महसूस किया। निया ने उसे गेस्ट रूम में ठहराया, जो घर के बाकी हिस्सों की तरह ही बहुत खूबसूरत था। लेकिन एक कमरा ऐसा भी था जिसे निया ने किम वॉन से छुपाने की पूरी कोशिश की। वो कमरा जिसमें उसने किम वॉन की तस्वीरों से दीवारों को सजाया था। इस कमरे में किम वॉन की फिल्में, इंटरव्यूज और अन्य यादगार पलों की तस्वीरें थी। ये कमरा निया के लिए बहुत खास था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि किम वॉन को लगे कि वो एक पागल फैन है। इसलिए उसने इस कमरे को लॉक कर दिया और किम वॉन से इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। अर्जुन, जो अब विदेश यात्रा पर जा चुका था, निया और किम वॉन के बीच हो रही दोस्ती के बारे में जानकर बहुत खुश था। उसने निया से वीडियो कॉल पर पूछा, दीदी, क्या तुमने किम वॉन को वो खास कमरा दिखाया? निया ने जल्दी से उसकी बात काटी और कहा, नहीं अर्जुन, मैंने उसे वो कमरा नहीं दिखाया और ना ही मैं उसे वो कमरा दिखाना चाहती हूँ।
लेकिन किम वॉन जो पास ही खड़ा था ये सुनकर थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे, क्या निया वाकई कोई जुनूनी फैन थी? उसने अपनी खुद की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और निया से दूरी बनाने का फैसला किया। निया को किम वॉन के व्यवहार में अचानक बदलाव का एहसास हुआ। उसने सोचा कि शायद किम वॉन उसकी मेहमान नवाजी से खुश नहीं है या फिर उसे कोई और परेशानी है। लेकिन उसने इस बारे में किम वॉन से कुछ पूछने की बजाय उसे आराम करने का समय दिया। किम वॉन जो अब निया से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, मन ही मन उसे बहुत पसंद करने लगा था। उसे निया की सादगी, ईमानदारी और उसकी मेहनत की कहानी ने बहुत प्रभावित किया था। लेकिन वो अपने मन में उठ रहे सवालों और चिंताओं को लेकर उलझन में था। कुछ दिन बाद निया ने किम वॉन को हिमाचल प्रदेश की सैर का प्रस्ताव दिया। उसने सोचा कि ये यात्रा किम वॉन के मन में उठ रही किसी भी संदेह को दूर कर सकती है। किम वॉन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा हो सकता है ये यात्रा उसे निया को और बेहतर समझने का मौका दे। वे दोनों मनाली की यात्रा पर निकल गए। हिमाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, ऊंचे देवदार के पेड़ और हरी भरी घाटियों ने दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मनाली की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य ने किम वॉन के मन को बहुत सुकून दिया। निया ने उसे मनाली के प्रमुख स्थानों का दौरा कराया, जैसे सोलांग वैली, हिडिंबा देवी मंदिर और रोहतांग पास। रोहतांग पास की ऊंचाई से पूरे हिमाचल का दृश्य देखने पर किम वॉन का मन हर तरह की उलझनों से मुक्त हो गया। वह निया के साथ समय बिताकर बहुत खुश था, लेकिन उसके मन में अब भी वह कमरे का सवाल था। एक दिन जब वो दोनों रोहतांग पास पर बर्फ में खेल रहे थे, तब किम वॉन ने निया से सीधे पूछा। उसने कहा, निया, मुझे कुछ पूछना है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? निया, जो अब तक अपनी फैनगर्ल भावनाओं को किम वॉन से छुपाने की कोशिश कर रही थी, थोड़ी घबरा गई। लेकिन उसने तय किया कि अब और झूठ नहीं बोलेगी। उसने कहा, हाँ किम, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। निया ने किम वॉन को उस कमरे के बारे में बताया जिससे वह अब तक उससे छुपाती आ रही थी। उसने ये भी बताया कि वह उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है, लेकिन उसने कभी उसकी निजता का उल्लंघन करने का सोचा भी नहीं। किम वॉन ने निया की सच्चाई और उसकी भावना को समझा। उसने महसूस किया कि निया वाकई एक सच्ची प्रशंसक है और वो सिर्फ उसकी कला का सम्मान करती है। मनाली की यात्रा के बाद किम वॉन ने निया के साथ अपनी मुलाकात को और बढ़ाने की बजाय फैसला किया कि वो वापस दक्षिण कोरिया लौटेगा। उसने सोचा कि निया से दूरी बनाकर वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख पाएगा। निया को किम वॉन के इस अचानक फैसले से झटका लगा, लेकिन उसने अपने दिल की बात को दबाकर किम वॉन को विदाई दी। वो जानती थी कि अगर किम वॉन को वापस जाना है तो वो उसे रोक नहीं सकती। किम वॉन ने दक्षिण कोरिया लौटते ही अपने काम में खुद को व्यस्त करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अब भी निया के पास ही था। उसने निया को भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निया के साथ बिताए हर पल को याद करता रहा। उसकी फिल्मों की शूटिंग में भी उसे निया का ख्याल आता रहता और वो अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। कुछ हफ्ते बीतने के बाद किम वॉन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि वो अपने दिल की बात निया से कहे बिना चैन से नहीं रह सकता। उसने तुरंत भारत जाने का निर्णय लिया और बिना निया को बताए चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरी। चंडीगढ़ पहुंचकर किम वॉन ने सीधा निया के घर का रुख किया। उसने निया को दरवाजे पर खड़े हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता निया। चाहे ये रिश्ता लंबी दूरी का हो या नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। निया, जो किम वॉन को अचानक अपने दरवाजे पर देखकर हैरान थी, उसकी बात सुनकर भावुक हो गई। उसने कहा, किम, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इसलिए मैंने एक बड़ा फैसला लिया है।
किम वॉन की आंखों में आश्चर्य और उत्सुकता थी। उसने पूछा, क्या कदम उठाया है निया? निया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने बिजनेस को दक्षिण कोरिया में भी विस्तार देने का फैसला किया है। अब हमारी कंपनी निया क्रिएशंस सियोल में भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। मैं वहाँ भी अपना घर बनाना चाहती हूँ ताकि हम दोनों एक साथ ज़्यादा वक्त बिता सकें। किम वॉन ने निया को गले लगाते हुए कहा, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया था निया। मैं तुम्हें पाकर सबसे भाग्यशाली इंसान महसूस कर रहा हूँ। निया और किम वॉन ने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई। उन्होंने सियोल और चंडीगढ़ में एक साथ समय बिताने का फैसला किया। निया ने अपने बिजनेस के विस्तार के लिए किम वॉन से सलाह ली और दोनों ने मिलकर निया क्रिएशंस को दक्षिण कोरिया में स्थापित करने की योजना बनाई। किम वॉन ने निया को अपने फिल्मी करियर में भी सपोर्ट किया और वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी में नए रंग भरने लगे। अब वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। निया और किम वॉन की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर चुनौती का सामना कर सकता है। रीमा शर्मा 50 साल की हो चुकी थीं। जिंदगी ने उन्हें कई रंग दिखाए थे, खुशियों के, दुखों के और कई अनकही कहानियों के। शादी के बाद रीमा ने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। उनके पति विनोद एक सरकारी नौकरी में कार्यरत थे और उनकी एक बेटी निहारिका थी। निहारिका बड़ी हो चुकी थी और अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी में लग चुकी थी। रीमा की ज़िंदगी हमेशा से परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। उनकी दिनचर्या बहुत सरल थी। सुबह जल्दी उठना, घर के काम करना, विनोद के लिए टिफ़िन बनाना और फिर दिन भर छोटे मोटे कामों में लगे रहना। हालांकि अब निहारिका बाहर काम करती थी, फिर भी रीमा का दिन उन्हीं कामों में बीतता जिनमें वो अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करती थी। पिछले कुछ महीनों से रीमा ने महसूस किया कि उनकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही। छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगी थीं। कभी चाबी कहाँ रखी है और कभी किससे क्या बात हुई। शुरू में उन्होंने इसे हल्के में लिया, सोचकर कि ये उम्र का असर है। लेकिन जब ये बातें बार बार होने लगी तो चिंता बढ़ने लगी। एक दिन निहारिका ने देखा कि उसकी माँ अक्सर बातें भूल रही थी। एक दिन उसने रीमा को बताया कि वो बाज़ार जिस सामान को लेने गई थी वो रीमा लाना भूल गई थी। निहारिका ने ये बात हल्के में नहीं ली और माँ से कहा कि माँ, आप ठीक तो हैं ना? इतना भूलने क्यों लगी हैं? रीमा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटी, उम्र ही हो चली है, अब ये सब तो होगा ही। लेकिन निहारिका को ये बात परेशान करने लगी। उसने सोचा कि ये कहीं कोई गंभीर समस्या तो नहीं। उसने इंटरनेट पर खोज करना शुरू किया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लक्षण पढ़े। ये लक्षण पढ़कर वो और भी चिंतित हो गई। निहारिका ने माँ को सुझाव दिया कि वो अपनी स्मरण शक्ति को तेज़ करने के लिए कुछ दिमागी खेल खेले, जैसे सुडोकू। शुरुआत में रीमा ने इस सुझाव को मजाक में लिया, लेकिन धीरे धीरे जब निहारिका ने जिद की तो उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। सुबह के समय जब रीमा अपने नियमित कामों से निपट जाती तो वो अखबार के साथ बैठकर सुडोकू हल करने लगती। शुरुआत में उन्हें समझने में दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे इसमें उन्हें मज़ा आने लगा। हर बार जब वो कोई पज़ल हल करती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे वो अपनी स्मरण शक्ति को वापस पा रही हैं। निहारिका ने जब अपनी माँ को सुडोकू हल करते देखा तो उसे संतोष हुआ कि उसकी माँ कुछ सकारात्मक कर रही है। लेकिन रीमा की चिंता खत्म नहीं हुई। वो जानती थी कि ये केवल एक अस्थायी उपाय है और उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो ही रही है। समय बीतता गया, रीमा की सुडोकू में रुचि बढ़ गई और उन्होंने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रीमा को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सुडोकू का एक पज़ल हल किया और दूसरे कामों में बिजी हो गई।
थोड़ी देर बाद जब उन्होंने वापस सुडोको को देखा तो वो ये भूल चुकी थीं कि उन्होंने पज़ल ऑलरेडी सॉल्व कर दी थी। यह पहली बार था जब उन्होंने अपनी याददाश्त को इस तरह से खो जाने का महसूस किया। वो परेशान हो गईं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने ये बात किसी से नहीं कही, लेकिन अंदर ही अंदर वो घबराने लगी। अगले कुछ दिनों में उन्होंने देखा कि ये घटनाएं बार बार हो रही थीं। वो छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगी और ये भूलने की समस्या बढ़ती ही जा रही थी। जब ये स्थिति ज़्यादा गंभीर होने लगी तो रीमा ने फैसला लिया कि उन्हें अब डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। उन्होंने ये बात विनोद से साझा की और विनोद ने उनकी बात सुनी और सहमति दी। निहारिका ने भी इस बात का समर्थन किया और अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचते ही रीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर ने उनकी स्मरण शक्ति की जांच की और कुछ सवाल पूछे। फिर उन्होंने कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी। रीमा और निहारिका ने सारे टेस्ट्स करवाए और नतीजे का इंतज़ार किया। जब रिपोर्ट्स आईं तो डॉक्टर ने रीमा को बताया कि उनकी याददाश्त में कुछ हल्के संकेत हैं जो अल्जाइमर की शुरुआती अवस्था की ओर इशारा करते हैं। ये सुनकर रीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उनके लिए ये एक बड़ा झटका था। निहारिका भी ये सुनकर घबरा गई। उसने माँ का हाथ थाम लिया और उन्हें दिलासा दिया, लेकिन खुद भी वो अंदर से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ और मानसिक व्यायाम सुझाए और कहा कि इस बीमारी को शुरुआत में ही संभाला जा सकता है अगर वो अपनी दिमागी गतिविधियों को सक्रिय रखें। रीमा ने डॉक्टर की सलाह को गंभीरता से लिया। उन्होंने ठान लिया कि वो इस बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगी। उन्होंने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया और सुडोको के अलावा अन्य दिमागी खेल, किताबें पढ़ना और लोगों से बातचीत करना शुरू किया। निहारिका ने भी अपनी माँ का साथ दिया और हर रोज़ नई नई गतिविधियों में उन्हें शामिल किया। अब रीमा का दिन पहले से ज़्यादा व्यस्त हो गया था। वो निहारिका के साथ बैठकर नए खेल खेलती, किताबें पढ़ती और अपने दिमाग को सक्रिय रखने की कोशिश करती। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनकी स्मरण शक्ति में थोड़ा सुधार हो रहा है। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी। कई बार उन्होंने निराशा का भी सामना किया जब वह फिर से कोई बात भूल जाती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर बार जब वो कोई चीज़ भूल जाती तो वो खुद को और मजबूत बनाने का प्रयास करती। समय बीतता गया और रीमा ने अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। उन्होंने समझ लिया था कि ये लड़ाई अब लंबी होगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो रोज़ सुबह उठती और अपनी याददाश्त को सुधारने के लिए काम करती। सुडोको अब उनके लिए एक खेल नहीं बल्कि एक युद्ध का मैदान बन चुका था, जिसमें वो अपनी हर हार को जीत में बदलने की कोशिश करती। रीमा की कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई जो किसी न किसी डर से जूझ रहे हैं। उन्होंने दिखा दिया कि कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत ही हमें सच्ची जीत दिलाती है। गांव के एक छोटे से घर में मीना नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी पोती परी के साथ रहती थी। परी के माता पिता का देहांत एक भयानक सड़क हादसे में हुआ था जब वो सिर्फ 3 साल की थी। इस हादसे ने मीना की जिंदगी को झंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन उसने अपने सारे दुखों को एक तरफ रखते हुए परी को अपने सीने से लगा लिया। परी की देखभाल करने के लिए मीना ने अपनी छोटी सी पेंशन का सहारा लिया। वो हमेशा इस चिंता में रहती कि कैसे वो परी की परवरिश के लिए पैसे जुटा पाएगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ मीना की सेहत भी कमज़ोर पड़ने लगी, लेकिन उसने परी के सपनों को कभी मरने नहीं दिया। वो घर के छोटे मोटे काम करके भी कुछ पैसे कमाने की कोशिश करती। कभी कभी वो गांव के बच्चों को पढ़ाती और कभी गांव वालों के लिए सिलाई कढ़ाई का काम करती। मीना के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो सब परी की पढ़ाई में लग जाते थे। वो खुद भूखी रह जाती, लेकिन परी को हमेशा अच्छे से अच्छा खाना खिलाती।
परी ने जब भी नई किताबें या कपड़ों की मांग की, मीना ने उसे पूरा करने की कोशिश की, भले ही इसके लिए उसे कर्ज लेना पड़ा हो। लेकिन कर्ज का बोझा बढ़ता जा रहा था और मीना की चिंता गहरी होती जा रही थी। एक दिन जब परी स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि उसकी दादी बहुत बीमार है। मीना के पास डॉक्टर के पास जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। परी ने अपनी दादी की हालत देखी और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी दादी कितनी कठिनाइयों से गुजर रही है। उसने दादी से कहा, दादी, अब मैं आपको काम नहीं करने दूंगी, मैं खुद कुछ करूंगी ताकि हम दोनों का गुजारा हो सके। परी ने अपनी छोटी उम्र में ही समझदारी दिखाते हुए गांव के बाजार में खिलौने बेचने का काम शुरू कर दिया। वह अपने स्कूल के बाद खिलौने बनाती और उन्हें बाजार में बेचने जाती। गांव वालों ने जब परी की मेहनत देखी तो उन्होंने भी उसका समर्थन किया। धीरे धीरे परी ने अपनी मेहनत से कुछ पैसे जुटाए और अपनी दादी का इलाज करवाया। लेकिन मीना की हालत अब पहले जैसी नहीं रही। वह बिस्तर पर ही रहने लगी थी और परी का संघर्ष और भी बढ़ गया था। इसके साथ ही एक और मुसीबत उनके जीवन में दस्तक दे चुकी थी। मीना ने जो कर्ज लिया था उसके ब्याज का बोझा इतना बढ़ गया था कि वह चुकाने में असमर्थ हो गई। कर्ज देने वालों ने उनके घर आना शुरू कर दिया और धमकी देने लगे कि अगर पैसे नहीं चुकाए गए तो वो उनके घर को जब्त कर लेंगे। मीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने परी को कभी टूटने नहीं दिया। उसने परी से कहा, बेटी, हमारी परिस्थिति कठिन जरूर है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। परी ने हिम्मत नहीं हारी और अपने खिलौने बेचने का काम और भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। उसने गांव के अन्य बच्चों को भी अपने साथ काम पर लगा लिया। उनकी मेहनत रंग लाई और परी के बनाए खिलौनों की मांग बढ़ने लगी। एक दिन शहर के एक व्यापारी ने परी के बनाए खिलौनों को देखा और उसकी कला से प्रभावित हुआ। उसने परी को अपने खिलौने शहर में बेचने का प्रस्ताव दिया और उसे अच्छे पैसे देने की पेशकश की। इस नए अवसर ने परी और मीना की जिंदगी बदल दी। परी ने अपनी मेहनत से कमाए पैसे से कर्ज चुकाया और उनके ऊपर से कर्ज का बोझ हट गया। मीना की तबीयत अब पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन वो अब भी बिस्तर पर ही थी। परी ने अपनी दादी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें हर तरह का आराम दिया। परी की मेहनत और उसकी दादी के आशीर्वाद ने उसकी जिंदगी में एक नया सवेरा ला दिया। वक्त बीतता गया और परी की मेहनत से उनका कारोबार बढ़ता गया। उसने गांव में और भी बच्चों को रोजगार दिया और उनका जीवन सुधरने में मदद की। परी ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और वह बड़ी होकर डॉक्टर बनी, जैसे उसने अपनी दादी को वादा किया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक दिन जब परी अपने क्लिनिक में बैठी थी, एक बुजुर्ग महिला इलाज के लिए आई। वो महिला किसी और की नहीं बल्कि उस व्यापारी की ही माँ थी जिसने परी के खिलौने शहर में बेचे थे। परी ने उनकी हालत देखी और तुरंत उनकी मदद की। महिला ने परी की आंखों में देखा और कहा, बेटी, तुमने जो किया वो इंसानियत की मिसाल है। तुमने अपने संघर्ष और मेहनत से अपनी दादी के साथ साथ कई और लोगों की जिंदगी बदल दी है। परी ने उस महिला की बातों से प्रेरित होकर अपने क्लिनिक के साथ साथ एक चैरिटी अस्पताल भी खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। उसने अपनी दादी मीना के नाम पर उस अस्पताल का नाम रखा और वहां आने वाले हर मरीज को वही प्यार और देखभाल देने की कोशिश की जो उसने अपनी दादी को दी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। परी और मीना की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सच्चे रिश्ते और मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाते, और जब इंसान अपने प्रियजनों के लिए कुछ करता है तो वो दुनिया में बदलाव ला सकता है। एक बार की बात है, एक हरे भरे घास के मैदान में एक टिड्डा खुशी खुशी गा रहा था और नाच रहा था। गर्मी का मौसम था और धूप बहुत प्यारी थी।
टिड्डा गाने और नाचने में इतना मगन था कि उसने दूसरों की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिला। वहां कुछ दूर पर एक चींटी का समूह मेहनत से काम कर रहे थे। वो अपने छोटे छोटे पैरों से खाद्य सामग्री एकत्रित कर रहे थे और उसे अपने बिल में ले जा रहे थे। उन्हें देखकर टिड्डे ने सोचा, ये चींटियां कितनी मेहनत कर रही हैं, क्यों ना मैं भी उनके पास जाकर थोड़ा मस्त हो जाऊं। टिड्डा चींटियों के पास गया और कहा, इतनी सुंदर धूप में तुम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम भी मेरे साथ आओ, गाओ और नाचो। एक चींटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम सर्दी के मौसम के लिए खाना जमा कर रहे हैं। जब ठंड आएगी तब बाहर कोई खाना नहीं मिलेगा, इसलिए हमें अभी काम करना पड़ रहा है। टिड्डा हंसते हुए बोला, ओह, सर्दी की चिंता क्यों करनी? अभी तो बहुत गर्मी है और बहुत सारा खाना है। मैं तो बस मजे करना चाहता हूँ। चींटियां फिर भी अपने काम में लगी रही और टिड्डा गर्मी का आनंद लेने में व्यस्त रहा, गाता और नाचता रहा। समय बीतता गया और जैसे जैसे दिन छोटे होने लगे, सर्दियों का मौसम आ गया। बर्फ की चादर ने मैदान को ढक दिया था और खाने के स्रोत गायब हो गए थे। अब टिड्डा ठंड से कांप रहा था और बहुत भूखा हो गया था। उसने सोचा कि चींटियों के पास जाकर उनसे मदद मांगनी चाहिए। टिड्डा चींटियों के बिल के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। चींटियां जब बाहर आईं तो टिड्डे ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ और ठंड से कांप रहा हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? चींटियां टिड्डे की हालत देखकर चिंतित हो गई। उन्होंने उसे अपना खाना साझा किया, लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाया। एक चींटी ने कहा, टिड्डा भैया, जब मौसम अच्छा था तब तुम्हें भी सर्दी के लिए तैयारी करनी चाहिए थी। मेहनत और योजना बनाना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। टिड्डे ने समझा और अपनी गलती स्वीकार की। उसने यह सीख ली कि भविष्य के लिए तैयारी करनी जरूरी होती है और किसी भी काम को समय पर करना कितना महत्वपूर्ण है। हमेशा भविष्य के लिए तैयारी करें और मेहनत का महत्व समझें। अच्छा समय आने पर भी मेहनत करना और योजना बनाना हमेशा मदद करता है। रवि को पुरानी चीज़ों का शौक था। वो एंटीक वस्त्रों और सिक्कों का संग्रह करता था। एक दिन शहर की एक पुरानी एंटीक शॉप में उसकी नज़र एक पुराने शीशे पर पड़ी। शीशा बेहद अनोखा था। उसके सुनहरे रंग का फ्रेम, जटिल नक्काशी और धुंधली प्रतिबिंब। दुकानदार, एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसने बताया कि ये शीशा किसी की असली पहचान दिखाता है। रवि ने उत्सुकता से शीशा खरीद लिया, ये सोचते हुए कि ये उसकी कलेक्शन का सबसे अद्भुत हिस्सा होगा। रवि ने शीशे को अपने घर में सजाया, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा उस शीशे में देखा तो उसे कुछ असामान्य सा लगा। शीशे में उसकी छवि धुंधली सी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा साया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये उसकी कल्पना है या कुछ और। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि शीशा उसे न केवल उसका चेहरा बल्कि उसकी अंदरूनी भावनाओं और इच्छाओं को भी दिखा रहा था। रवि का व्यक्तित्व बदलने लगा। पहले जहां वो शांत और विचारशील था, अब वो चिड़चिड़ा और आक्रामक हो गया था। शीशे में उसने देखा कि उसके भीतर की गहरी इच्छाएं और डर प्रकट हो रहे हैं। वो अपनी सबसे गहरी इच्छाओं के प्रति आकर्षित होने लगा, चाहे वो नैतिक हो या अनैतिक। उसकी दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगी और वो अपने ही परिवार और दोस्तों से दूर होता जा रहा था। रवि ने महसूस किया कि शीशा उसके जीवन में उथल पुथल मचा रहा है। उसकी रातें अब डरावने सपनों से भरी होती, जिनमें वो खुद को अलग अलग परिस्थितियों में पाता। कभी वो बहुत अमीर होता, कभी बहुत अकेला। उसके सपने और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। उसने देखा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे दूर होने लगा और उसके संबंधों में भी दरार पड़ने लगी। रवि ने शीशे के बारे में और जानने का फैसला किया। उसने पुरानी किताबें और लोगों से सलाह ली।
और एक किताब में उसे पता चला कि ये शीशा एक प्राचीन जादुई वस्तु है जिसे असली चेहरा दिखाने वाला शीशा कहा जाता है। यह शीशा व्यक्ति की छिपी इच्छाओं और भय को उजागर करता है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए क्योंकि ये किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। रवि के जीवन में तब बड़ा मोड़ आया जब उसकी पत्नी सुषमा ने भी शीशे में देखा। उसने अपने आप को एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीते हुए देखा, लेकिन जल्द ही ये सपना एक बुरे सपने में बदल गया। उसने महसूस किया कि रवि के साथ उसकी जिंदगी उसके सपने से बिल्कुल विपरीत थी। सुषमा ने रवि से शीशे को घर से हटाने के लिए कहा, लेकिन रवि अब शीशे के प्रभाव में आ चुका था और उसकी बात नहीं मानी। शीशा अब और भी शक्तिशाली हो चुका था। सुषमा ने देखा कि रवि का व्यवहार दिन ब दिन और भी आक्रामक हो रहा है। शीशे ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी लालच के जाल में उसे फंसा दिया था। रवि का कारोबार अचानक से चमकने लगा, लेकिन इसके साथ ही उसके रिश्तों में दरार बढ़ गई। उसके भाई बहन उससे नाराज हो गए और परिवार में विवाद शुरू हो गए। रवि के जीवन में एक नया व्यक्ति विशाल प्रवेश करता है। यह उसका पुराना दोस्त है जो एक सफल व्यापारी है। विशाल भी एंटीक वस्तुओं का शौकीन है और शीशे की ताकत के बारे में जानकर वो भी उसमें दिलचस्पी दिखाने लगता है। लेकिन विशाल का मकसद कुछ और होता है। वो शीशे की शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और धीरे धीरे रवि को भी इस खेल में शामिल कर लेता है। रवि और विशाल मिलकर शीशे की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शीशा अब अपने असली रूप दिखाने लगता है। विशाल की नीयत साफ नहीं है और वो शीशे की शक्तियों को गलत दिशा में इस्तेमाल करने लगता है। शीशा अब उनके जीवन में और भी ज्यादा उथल पुथल मचाने लगता है। रवि के जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती है जो वह खुद भी समझ नहीं पाता। उसका कारोबार डूबने लगता है और उसके अपने उसे छोड़ के चले जाते हैं। रवि और विशाल की लालच ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। शीशा अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। एक दिन विशाल ने रवि के घर में चोरी से घुसकर शीशे को चुराने की कोशिश की, लेकिन शीशे ने खुद को बचाने के लिए एक अजीब सा खेल रचाया। विशाल शीशे में खुद को फंसता हुआ महसूस करने लगा और उसकी छवि शीशे में बंद हो गई। रवि ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन शीशे ने विशाल को अपने अंदर समेट लिया। रवि ने अब शीशे की असली शक्ति को पहचान लिया था। वो जान गया था कि ये शीशा केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। उसने फैसला किया कि वो इस शीशे को नष्ट कर देगा, लेकिन शीशा अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। रवि को पता चला कि शीशा खुद को नष्ट नहीं होने देगा और इसके पीछे एक प्राचीन श्राप है। रवि ने अपने परिवार और दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन अब सब उससे दूर हो चुके थे। वो अकेला रह गया था। उसने कई विद्वानों और साधुओं से संपर्क किया, लेकिन कोई भी उसे शीशे से मुक्ति का तरीका नहीं बता सका। वो धीरे धीरे अपने होश खोने लगा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार एक साधु ने उसे बताया कि इस श्राप से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है शीशे को वहां वापस ले जाना जहां से वो आया था। रवि ने शीशे को उस पुरानी एंटीक शॉप में वापस ले जाने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि वो दुकान अब एक पुराने मंदिर में बदल चुकी है। वो वहां पहुंचा और साधु के निर्देशों का पालन करते हुए शीशे को मंदिर में रख दिया। मंदिर के भीतर रवि ने देखा कि शीशा अब शांत हो चुका है। उसने साधु की बात मानी और अपने सभी गलतियों का प्रायश्चित किया। जैसे ही उसने अपने सभी दोषों को स्वीकार किया और शीशे के सामने अपनी सच्चाई को उजागर किया, शीशा टूटकर बिखर गया। उस क्षण रवि ने खुद को मुक्त महसूस किया और उसे समझ में आया कि सच्चा सुख और शांति भीतर से आती है, ना कि किसी बाहरी शक्ति से। रवि ने अपने जीवन को नई दिशा दी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपने परिवार और दोस्तों से माफी मांगी।
धीरे धीरे उसका जीवन वापस पटरी पर आने लगा। उसने समझा कि किसी भी चीज़ की शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर सकें। रवि ने अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दी और शीशे की कहानी उसके जीवन का एक सबक बन गई। कहानी खत्म होते होते मंदिर के पुजारी ने रवि को बताया कि ये शीशा वास्तव में एक प्राचीन साधु की साधना का परिणाम था, जिसने उसे अपने शिष्यों के लिए बनाया था। ये साधना का फल था जो अच्छे और बुरे दोनों रूपों में व्यक्ति की असली पहचान दिखाता था। रवि ने अब अपने जीवन में संतुलन और शांति को पाने का संकल्प लिया और शीशे को अतीत का हिस्सा मानकर आगे बढ़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा एक बूढ़ा शेर था जिसका नाम सिंहराज था। सिंहराज अपनी न्यायप्रियता और समझदारी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था और जंगल की जिम्मेदारियां संभालने में कठिनाई महसूस कर रहा था। एक दिन सिंहराज ने सोचा, अब मुझे अपने बाद किसी योग्य जानवर को जंगल का राजा नियुक्त करना चाहिए। उसने जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई और उन्हें अपने विचार से अवगत कराया। सिंहराज ने कहा, मुझे अब अपना उत्तराधिकारी चुनना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि राजा वही बने जो इस जंगल की रक्षा और प्रजा की सेवा सबसे अच्छे तरीके से कर सके। इसलिए मैं तुम सभी के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा हूँ। जो इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करेगा वही नया राजा बनेगा। सभा में मौजूद सभी जानवरों ने सिंहराज के फैसले का स्वागत किया, लेकिन वे सभी ये सोचने लगे कि ये प्रतियोगिता कैसी होगी और इसमें भाग लेना चाहिए या नहीं। सिंहराज ने कहा, प्रतियोगिता सरल है, लेकिन इसके लिए निष्ठा, साहस और बुद्धिमानी की आवश्यकता होगी। सभी इच्छुक जानवर सुबह मुझे आकर मिले। अगले दिन सुबह जंगल के सभी जानवर सिंहराज के पास पहुंच गए। वहां शेर, हाथी, लोमड़ी, चीता, हिरन, खरगोश और अन्य कई जानवर मौजूद थे। सिंहराज ने उन्हें समझाया, इस प्रतियोगिता में तुम सभी को एक एक बीज दिया जाएगा। इस बीज को 1 वर्ष तक तुम्हें अपने पास रखना और उसकी देखभाल करना। 1 वर्ष के बाद तुम इसे लेकर मेरे पास आओगे और जो सबसे अच्छा पौधा उगाएगा वही इस जंगल का नया राजा बन जाएगा। सभी जानवरों ने बीज ले लिया और अपने अपने घर चले गए। समय बीतने लगा। सभी जानवर अपने बीज को बड़े प्यार से देखभाल करने लगे। हर दिन वो उसे पानी देते, धूप में रखते और उसकी सुरक्षा करते। लेकिन उन सब में से एक जानवर था, खरगोश, जिसका नाम था चिंपू। चिंपू ने भी बड़े जतन से बीज की देखभाल की, लेकिन उसका बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। चिंपू बहुत दुखी था। उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी, फिर भी उसका बीज नहीं उगा। उसने सोचा, क्या मैंने कुछ गलत किया? सबके पौधे उग रहे हैं, लेकिन सिर्फ मेरा बीज अब तक क्यों नहीं उगा? उसने अपने माता पिता से भी सलाह ली, लेकिन किसी को भी ये समझ में नहीं आया कि उसका बीज क्यों नहीं उगा। 1 वर्ष बीत गया और सभी जानवर अपने अपने पौधे लेकर सिंहराज के पास पहुंचे। वहां सुंदर और हरे भरे पौधों की एक कतार थी। सिंहराज ने हर पौधे को ध्यान से देखा। सभी जानवर अपने पौधे पर गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन चिंपू का दिल बहुत भारी था। उसके हाथ में एक खाली गमला था। उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उसने सोचा कि वो सिंहराज के सामने सच बताएगा। जब सिंहराज ने चिंपू को बिना पौधे के देखा तो उसने पूछा, चिंपू, तुम्हारे गमले में पौधा क्यों नहीं है? चिंपू ने शर्माते हुए जवाब दिया, महाराज, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। मैं नहीं जानता कि मुझसे क्या गलती हुई। सिंहराज ने मुस्कुराते हुए सभी जानवरों को देखा और कहा,
चिंपू ने सच कहा है। वास्तव में मैंने जो बीज तुम्हें दिए थे वो सभी उबले हुए थे। उनमें से कोई भी अंकुरित नहीं हो सकता था। सभी जानवर हैरान रह गए। सिंहराज ने आगे कहा, ये प्रतियोगिता तुम्हारे साहस और ईमानदारी की परीक्षा थी। इस जंगल का राजा वही बन सकता है जो सच्चाई के मार्ग पर चले और साहस पूर्वक अपनी गलती स्वीकार करे। चिंपू ने न केवल सच बोला बल्कि उसने अपनी निष्ठा और साहस का भी परिचय दिया है। इसलिए मैं चिंपू को इस जंगल का नया राजा घोषित करता हूँ। सभी जानवर चिंपू की तारीफ करने लगे। उन्हें यह समझ में आ गया था कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई और गुण नहीं है। सिंहराज ने चिंपू को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया। चिंपू ने भी अपनी नई जिम्मेदारी को समझा और वचन दिया कि वो सिंहराज की तरह ही न्याय और ईमानदारी के साथ जंगल का शासन करेगा। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण युवक था। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ कमी महसूस होती थी। हर दिन उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा है, जैसे वो किसी चीज की तलाश में है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो क्या है। ऑफिस की उबाऊ दिनचर्या, परिवार की उम्मीदें और समाज के दबाव ने उसे थका दिया था। रवि अपनी नौकरी में खुश नहीं था, लेकिन उसे कोई और रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसकी दादी ने उसे कहा, रवि, जब भी मुझे किसी बात का उत्तर नहीं मिलता तो मैं अपने पुराने ट्रांजिस्टर से बात करती हूँ। वो मेरे सभी सवालों का जवाब देता है। रवि ने दादी की बात को मजाक समझकर टाल दिया। उसे लगा कि दादी अपनी उम्र के कारण ऐसी बातें करने लगी हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसकी उलझनें और बढ़ गईं, तो उसने सोचा कि क्यों ना दादी के ट्रांजिस्टर को एक बार आजमाया जाए। रवि ने दादी के कमरे में जाकर उस पुराने ट्रांजिस्टर को ढूंढ निकाला। ट्रांजिस्टर बहुत पुराना था, धूल से ढका हुआ और उसके बटन टूट चुके थे, लेकिन उसमें कुछ खास था जो रवि को आकर्षित कर रहा था। उसने ट्रांजिस्टर को साफ किया और उसकी बैटरी उसमें डालने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। तभी रवि ने देखा कि ट्रांजिस्टर के पीछे एक पुरानी चाबी लगी हुई थी। उसने चाबी को घुमाया और अचानक ट्रांजिस्टर में से हल्की आवाज आने लगी। रवि ने ध्यान से सुना, लेकिन उसे कोई रेडियो स्टेशन नहीं मिल रहा था। फिर अचानक ट्रांजिस्टर से एक आवाज आई, तुम क्या खोज रहे हो रवि? रवि चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ट्रांजिस्टर से ये आवाज कैसे आ रही है। वह कुछ पल चुप रहा, फिर उसने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी का उद्देश्य ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं। ट्रांजिस्टर से फिर से आवाज आई, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है रवि। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक मकसद होता है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए आत्मविश्लेषण और धैर्य की जरूरत होती है। रवि को यह सुनकर लगा कि ये कोई साधारण ट्रांजिस्टर नहीं है। उसने उस आवाज के साथ बातचीत करना शुरू किया। वो ट्रांजिस्टर से अपने मन की बातें साझा करने लगा। ट्रांजिस्टर ने उसे कई महत्वपूर्ण बातें बताई जो उसकी सोच को बदलने लगी। जो लोग जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं, वे वही होते हैं जो अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं, ट्रांजिस्टर ने कहा। तुम्हें भी अपने अंदर की आवाज सुननी होगी, वो तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। रवि ने ट्रांजिस्टर की सलाह मानकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अपने शौक और रुचियों के बारे में विचार किया, जो बचपन में उसे खुशी देते थे, लेकिन वो उन्हें भूल चुका था। रवि ने महसूस किया कि उससे संगीत में गहरी रुचि है। बचपन में वो संगीतकार बनना चाहता था, लेकिन समय के साथ वो इस सपने को भूल गया था। रवि ने ट्रांजिस्टर की मदद से अपने पुराने सपनों को फिर से जीना शुरू किया। उसने संगीत सीखने की ठानी और एक संगीत शिक्षक की तलाश की। रवि को संगीत सीखते हुए फिर से वह खुशी महसूस होने लगी जो उसने बहुत सालों से नहीं महसूस की थी। उसने ऑफिस के बाद संगीत की
क्लासेस लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसने अपने दोस्तों के सामने अपनी रचनाएं पेश करनी शुरू की। एक दिन एक छोटे से संगीत कार्यक्रम में उसे प्रदर्शन का मौका मिला, जहां उसकी प्रतिभा को सराहा गया। रवि को महसूस हुआ कि संगीत ही उसकी जिंदगी का असली मकसद है। रवि ने अब संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। उसने ऑफिस की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से संगीत को समर्पित हो गया। हालांकि शुरुआत में उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ट्रांजिस्टर से मिली सलाहें उसे हर मुश्किल समय पर प्रेरित करती थी। कुछ सालों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद रवि एक प्रसिद्ध संगीतकार बन गया। उसकी रचनाएं लोगों के दिलों को छूने लगी और उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा। उसने अपने संगीत के माध्यम से समाज को कई संदेश दिए और लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। रवि की जिंदगी में अब सब कुछ बदल गया था। वो अपनी नई पहचान से खुश था और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुका था, लेकिन वह कभी नहीं भूल पाया कि उसकी इस यात्रा की शुरुआत उस पुराने ट्रांजिस्टर से हुई थी। ट्रांजिस्टर अब भी उसके पास था और वो जब भी उलझन में होता उससे सलाह ले लेता। उस ट्रांजिस्टर ने उसकी जिंदगी को बदल दिया था और उसे वह मार्ग दिखाया था जिसे वो अकेले कभी नहीं खोज पाता। रवि ने अपनी सफलता की कहानी को औरों के साथ साझा करने का फैसला किया। उसने संगीत के माध्यम से अपनी यात्रा और संघर्ष की कहानियां प्रस्तुत की। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया जो अपने जीवन में उलझन महसूस कर रहे थे। रवि ने साबित कर दिया कि अगर हम अपने अंदर की आवाज सुने और सही मार्गदर्शन पाएं, तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक नगरी बसी थी जिसका नाम था स्वर्णलोक। ये नगरी अपने नाम की तरह ही स्वर्णमयी थी। वहां की धरा सोने की तरह चमकती थी और लोगों के दिल भी सोने के समान ही निर्मल और उदार थे। स्वर्णलोक के राजा थे राजा आदित्य, जिनकी बुद्धिमानी, वीरता और न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा आदित्य की प्रजा उन पर जान छिड़कती थी और उनके राज्य में कोई भी दुखी या पीड़ित नहीं था। स्वर्णलोक की नगरी में हर साल एक विशाल मेले का आयोजन होता था, जिसमें देश विदेश के लोग आते थे। इस मेले में हर तरह के खेल, खाने पीने की चीजें और रंग बिरंगे परिधान बिकते थे। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस मेले का आनंद उठाते थे। इस साल भी मेले का आयोजन हो रहा था और हर कोई इसकी तैयारी में लगा हुआ था। राजा आदित्य स्वयं मेले की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे ताकि किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए। स्वर्णलोक के मेले की तैयारियों के बीच एक दिन एक भयानक घटना घटित हुई। एक विशालकाय राक्षस जिसका नाम था अग्निदेव स्वर्णलोक के आसपास के जंगलों में दिखाई देने लगा। अग्निदेव का नाम सुनते ही सबके दिलों में डर की लहर दौड़ गई। वो राक्षस आग की ज्वाला की तरह दहकता था और उसकी आंखें जैसे दो ज्वालामुखी हों। राजा आदित्य ने जब अग्निदेव के बारे में सुना तो उन्होंने अपनी सेनाओं को तैयार किया और पूरी कोशिश की कि नगरी को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन अग्निदेव की शक्तियों के आगे सभी उपाय असफल साबित हो रहे थे। उसने स्वर्णलोक के जंगलों को जलाना शुरू कर दिया और उसकी आग की लपटें नगरी की ओर बढ़ने लगी थीं। राजा आदित्य ने अपने सबसे बड़े सलाहकार और विद्वान ऋषि जगन्नाथ से सहायता मांगी। ऋषि जगन्नाथ एक वृद्ध और बुद्धिमान ऋषि थे, जिनके पास जादू की किताबें और पुरानी कहानियों का ज्ञान था। राजा आदित्य ने उनसे पूछा, ऋषि महोदय, हमें इस अग्निदेव का सामना करने के लिए क्या करना चाहिए? वो हमारे राज्य को तबाह करने पर तुला हुआ है। ऋषि अग्निदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, राजा आदित्य, अग्निदेव को हराना आसान नहीं है। उसकी शक्तियां
इतनी बड़ी हैं कि उसे हराने के लिए हमें एक विशेष योजना की आवश्यकता है। राजा आदित्य ने पूछा, वह योजना क्या है? ऋषि जगन्नाथ धीरे से कहते, अग्निदेव को हराने का एक ही तरीका है, उसे हंसाकर दोस्त बना लेना। अगर हम उसे हंसा सके तो वो अपनी बुराइयां छोड़ देगा और हमारे राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राजा आदित्य ने हैरानी से कहा, उसे हंसाना ये तो असंभव सा लगता है। ऋषि जगन्नाथ ने कहा, यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही एकमात्र उपाय है। अगर तुम अपनी चालाकी से उसे हंसा सको तो वो दोस्त बन जाएगा और तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा। राजा आदित्य ने इस सुझाव पर विचार किया और अपने विश्वसनीय मंत्री गोपीनाथ से इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कहा। गोपीनाथ एक बुद्धिमान और हंसमुख व्यक्ति थे जो हमेशा किसी भी समस्या का हल खोजने में माहिर थे। राजा आदित्य और गोपीनाथ ने मिलकर एक योजना बनाई। वो ये समझना चाहते थे कि अग्निदेव को हंसा पाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें प्रभावी हो सकती हैं। गोपीनाथ ने सुझाव दिया कि वो एक ऐसा मनोरंजन पेश करें जो अग्निदेव के लिए अप्रत्याशित हो और उसे हंसाने में सफल हो सके। राजा आदित्य और गोपीनाथ ने एक भव्य सभा का आयोजन किया जिसमें स्वर्णलोक के सभी निवासी और कुछ विदेशी कलाकार शामिल हुए। इस सभा में राजा आदित्य ने एक नाटक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जो अग्निदेव की आदतों और स्वभाव पर आधारित था। सभी की तैयारी पूरी हो गई और अग्निदेव को इस कार्यक्रम की जानकारी दे दी गई। राजा आदित्य ने उसे निमंत्रण भेजा और अग्निदेव ने भी सभा में शामिल होने के लिए स्वीकृति दी। राजा आदित्य और गोपीनाथ ने सोचा कि अगर अग्निदेव सभा में आया तो उनकी योजना सफल हो सकती है। सभा का दिन आया और स्वर्णलोक का दरबार रंग बिरंगे परिधानों से सजा हुआ था। कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियों के लिए तैयार थे। राजा आदित्य और गोपीनाथ ने अग्निदेव का स्वागत किया और उसे सभा में बैठने के लिए आमंत्रित किया। अग्निदेव ने सभा में प्रवेश किया और उसकी भव्यता देखकर सभी लोग डर गए। लेकिन राजा आदित्य और गोपीनाथ ने अपनी योजना को प्रारंभ करना शुरू किया। सभी कलाकार मंच पर आए और एक मनोरंजक नाटक की शुरुआत की। नाटक में एक ऐसा पात्र था जो अग्निदेव के जैसे ही दिखता था, लेकिन उसकी आदतें और बोलचाल बहुत ही हास्यप्रद थी। नाटक में एक मजेदार पात्र के माध्यम से अग्निदेव के स्वभाव और उसकी दहशत को मजाकिया तरीके से प्रस्तुत किया गया। नाटक की शुरुआत में ही अग्निदेव को ये अनुभव हुआ कि नाटक बहुत ही मनोरंजक और मजेदार था। उसके चेहरे पर पहले गुस्सा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में हंसी की झलक आने लगी। कलाकारों की हास्यपूर्ण प्रस्तुतियों ने अग्निदेव को हंसने पर मजबूर कर दिया। राजा आदित्य और गोपीनाथ ने मंच पर विभिन्न प्रकार के हास्यपूर्ण प्रदर्शन किए। उन्होंने न केवल अग्निदेव को हंसाया, बल्कि उसे यह भी दिखाया कि स्वर्णलोक में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी से रहते हैं और कोई भी किसी को बुरा नहीं मानता। अग्निदेव की हंसी ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उसने महसूस किया कि स्वर्णलोक में उसके साथ शांति से पेश आने की कोशिश की जा रही है और ये उसका दिल छूने वाली बात थी। जब नाटक समाप्त हुआ तो अग्निदेव ने राजा आदित्य और गोपीनाथ से कहा, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। तुम्हारी हंसी और दया ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं अब समझता हूँ कि तुम लोग कितने अच्छे और सच्चे हो। राजा आदित्य ने हंसते हुए कहा, हमारे राज्य में सभी के लिए प्यार और सम्मान है। हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ शांति और मित्रता से रहो। अग्निदेव ने स्वीकृति में सिर झुकाया और कहा, मैं तुम्हारे राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ और तुम्हारे राज्य की खुशहाली में हिस्सा बनना चाहता हूँ। स्वर्णलोक के लोग खुशी से झूम उठे और अग्निदेव का स्वागत किया। राजा आदित्य और गोपीनाथ ने अग्निदेव को विशेष सम्मान दिया और उसे राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान पर बिठाया।
अग्निदेव ने स्वर्णलोक में रहकर अपनी आदतें बदल दी। उसने अपने आप को नए सिरे से ढाला और राजा के लोगों के साथ मिलकर काम किया। वो अब राज्य की रक्षा करने वाला एक मित्र बन गया था। स्वर्णलोक में शांति और खुशहाली का माहौल लौट गया। राजा आदित्य और गोपीनाथ की योजना सफल हो गई और वो सब खुश थे कि उन्हें न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि एक पुराने दुश्मन को भी मित्र बना लिया। मेले की तैयारियों के बीच अग्निदेव ने अपने नए दोस्तों और साथियों के साथ समारोह में हिस्सा लिया और सभी ने मिलकर खुशी मनाई। स्वर्णलोक के लोग अब अग्निदेव को अपने बीच पाकर खुश थे। राजा आदित्य और गोपीनाथ ने इस नए दोस्त के साथ मिलकर एक भव्य महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव में संगीत, नृत्य, खेल और रंग बिरंगे परिधानों का आयोजन हुआ। अग्निदेव ने महोत्सव में अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन किया और उसने सबको अपनी दयालुता से प्रभावित किया। समय के साथ अग्निदेव और राजा आदित्य के बीच की मित्रता और भी मजबूत हो गई। अग्निदेव ने अपनी शक्तियों का उपयोग राजा की भलाई के लिए किया और स्वर्णलोक को एक नई दिशा दिलाई। इस अद्भुत कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी समझदारी और मित्रता का मार्ग हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। राजा आदित्य की योजना और गोपीनाथ की बुद्धिमानी ने न केवल उनके राज्य को बचाया, बल्कि एक राक्षस को दोस्त भी बना दिया। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर कहानियाँ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।